Hello my YouTube learners. Today I am going to explain you Guilford's structure of intellect. मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो जो बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th-12th के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. दिस इज़ अबाउट मी. So before starting this topic about this theory, first we have to understand, हमें ये समझना होगा कि इंटेलिजेंसी क्या है. क्या है इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इंटेलिजेंसी क्या? मान लीजिए कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आप कॉप अप नहीं कर पा रहे, या कहा जाए कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं. उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, वही इंटेलिजेंसी होता है. या किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम इंटेलिजेंसी कहते हैं. और ये कैसे पॉसिबल होता है? कुछ हम पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ होता है कि सर्टेन उसी समय आपका ब्रेन काम करता है और आप तुरंत कोई डिसीजन लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसी. इंटेलिजेंसी मीन्स हाउ यू कॉप अप विथ योर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और कैसे उसको अडेप्ट करते हैं उस सिचुएशन में, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जेपी गिलफोर्ड ने जो थ्योरी बनाई थी वो उन जो हमारे चार्ल्स स्पेरमैन थे, उनकी थ्योरी जो थी उनको ये अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 फैक्टर्स पे हम किसी के इंटेलिजेंसी को मेजर नहीं कर सकते हैं. जैसे आप जानते हैं, जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है उन्हें पता है कि व्हाट इज़ चार्ल्स स्पेरमैन थ्योरी. उन्होंने कहा था, उनका थ्योरी क्या था? उनका थ्योरी था जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. ये इनकी थ्योरी थी. किनकी थ्योरी थी? चार्ल्स स्पेरमैन की. तो गिलफोर्ड ने कहा कि नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक थ्योरी या एक फैक्टर या 2 फैक्टर से हम किसी के इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं करते हैं. तो उन्होंने जो थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं उनको कहा जाता है 180 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंसी. तो शुरुआत में इन्होंने 180 नहीं कंपोनेंट्स बनाए थे. शुरू में उन्होंने 120 किए थे, उसके बाद रिवाइव करके 150 किया. एट लास्ट अभी जो हम पढ़ते हैं वो 180 कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंसी है. सो इन्होंने जो गिलफोर्ड की जो थ्योरी बनाई थी, बेसिकली उन्होंने 3 कंपोनेंट्स लिए थे: कंटेंट्स, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स. तो इसको समझने के लिए सबसे मैं एज अ लेमैन बताती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. सपोज कीजिए कि आप बीमार हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, उसे हार्ट का प्रॉब्लम है और वो हॉस्पिटल जाता है. तो वो किससे मिलेगा? वो डॉक्टर से मिलेगा. डॉक्टर मिलने के बाद क्या होगा? डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करेगा और जो हार्ट में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको वो रिमूव करेगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा. तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो कौन है? पेशेंट है. जो चीज़ भी होगी, जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, जो डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन लिया है, वो पेशेंट से लिया है. तो ये आपका कंटेंट होता है. ऑपरेशन जो डॉक्टर करेगा, मीन्स क्या करेगा? वो ब्लॉकेजेस हटाएगा. एज अ प्रोडक्ट क्या हमारे पास आएगा कि वो पेशेंट ठीक हुआ है या नहीं, वो हेल्दी, उसका हार्ट काम कर रहा है या नहीं. ठीक है. अब ये जो इन्होंने थ्योरी बनाई थी, ये कंटेंट डायमेंशन जो इन्होंने दिए थे, ये भी जो है वो 5 टाइप के हैं. ठीक है. तो कंटेंट मतलब कि आप इंफॉर्मेशन कैसे परसीव करते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं. आप विजुअल के थ्रू लेंगे, कुछ देख करके इमेज होता, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हैं. ऑडिटरी, बाय लिसनिंग एनीथिंग आप रिसीव करते हैं. हियरिंग. सिंबॉलिक जो होता है, कहा जाता है कि ये ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, खुद सिंबल का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जब हम उसको किसी चीज़ में अटैच करते हैं, किसी लेटर से या किसी नंबर से अटैच करते हैं, तो उसका एक मीनिंग निकलता है. अब अगर हम सिंबल की बात करें, प्लस या माइनस,
तो इसका खुद में कोई एक वजूद है, कुछ इसका मतलब है नहीं है। मगर अगर हम कहेंगे 2 + 2 = 4, समझ में आया? सिंबॉलिक इटसेल्फ उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मगर जब उसको हम अटैच करते हैं किसी भी नंबर से या अल्फ़ाबेट से, तो वो एक हमें इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। सिमेंटिक मीन्स क्या हुआ? जिसका कुछ वर्बल मीनिंग हो, जिससे आप उस इंफॉर्मेशन से कुछ आइडिया लेते हैं। और बिहेवियरल इंफॉर्मेशन क्या होता है? कैसे वो पर्सन एक्ट कर रहा है। बिहेवियरल इंफॉर्मेशन मीन्स the person who is standing in the front of you by his body gesture, वो कैसे आपसे बिहेव कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है उसका रिएक्शन टाइम क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बिहेवियर पर्सन के बिहेवियर से भी हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, हम उसको लेते हैं। ये 5 कंटेंट हैं, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल मीन्स कि अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब तो ऑपरेशन करेंगे ना। अब तो हम क्या करेंगे, उसको वॉट एवर दैट वी गॉट इन्फॉर्मेशन वी विल डिस्कस ऑन दैट एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। सो कॉग्निशन मतलब क्या होता है? आपकी थिंकिंग, आप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके बारे में आपने क्या समझा, वॉट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट, एंड उससे क्या रिजल्ट होकर मिल करके आपके पास आया है। उसके बाद होता है मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। सो आप द एबिलिटी टू इनकोड इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई विजुअल के थ्रू, आपको ऑडिटरी के थ्रू, सिमेंटिक के थ्रू, सिंबल के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, यू गॉट इन्फॉर्मेशन। अब उसको आप इनकोड कैसे करेंगे, और मेमोरी रिटेंशन कि उस मेमोरी को आप कितना रिटेन कर पाते हैं। अब जैसे मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, इस लेक्चर में मैं जो आपको बता रही हूँ वो सारे आप जो भी देख रहे हैं वो अपने माइंड में, अपने अपने ब्रेन में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर आपका फ्रेंड मिलता है या मिलती है, वो 3-4 दिन के बाद बोलती है कि तुमने वो वीडियो देखी तो उसमें क्या बताया है मैम ने, तो वो जो आपके फ्रेंड हैं वो उस समय क्या करेंगे, जो उन लोगों ने उन्होंने अपने माइंड में जो रिकॉर्ड किया है उसको वो रिकॉल करेंगे, ठीक है। पहले तो रिकॉर्ड किया, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुन रहे हैं। अगर उनसे 4 दिन के बाद फिर पूछा जाएगा तो इस चीज़ को वो क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर मेमोरी रिटेंशन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, ये क्या होता है? डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम है, आपके पास अभी एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी तरह से सॉल्व करते हैं, मीन्स वन प्रॉब्लम एंड यू हैव सो मल्टीपल सॉल्यूशन, ओके। सो व्हाट डज मीन? अब सपोज कीजिए कि ऑल ऑफ सडन बारिश होने लगती है यहाँ पे, और आप क्लासरूम में हैं, और तो प्रॉब्लम है कि बारिश होने के बाद आप इसको किस ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आइदर आप क्या करेंगे, आप अम्ब्रेला के लिए सर्च करेंगे, या कहेंगे कि ठीक है चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, हो सकता है कि बारिश छूट जाए। नहीं तो 3-4 स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे इट्स ओके, क्या करते हैं ना कि हम कैब ले लेते हैं, वी विल टेक कैब एंड वी विल गो फ्रॉम हियर, सो इट विल बी इजियर फॉर अस। सो द थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम एक ही है, क्या है, रेन, बट आपके पास कई सारे सॉल्यूशंस आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट में क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम होती है, ओके। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है। कन्वर्जेंट में होता है एक प्रॉब्लम होती है, ओके, और एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2 + 2 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 ही बोलेंगे ना, आप 5, 6, 7, 8 तो नहीं बोलेंगे।
5 इंटू 2 क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, थोड़ी यहाँ बोलेंगे 67 होता है या 2 होता है या 1 होता है। मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है 1 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। क्लियर? इवोल्यूशन, अब आपने सारी चीज़ें आपने इनकोडिंग कर ली, सारी आपने पहले प्रॉब्लम को परसीव किया, उस इंफॉर्मेशन को लिया, उसके बाद से आपने उसके बारे में सोचा, रिकॉर्ड किया, उसके बाद से उसको रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉल किया, कई तरह से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा। अब जो भी आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो क्या वैलिड है, एक्यूरेट है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए इवोल्यूशन करेंगे, वेदर इट इज़ वॉट एवर द आंसर इज कमिंग, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, it's accurate or not, isn't it? The ability to judge whether or not information is accurate, consistent or valid. Now product dimension क्या होता है? प्रोडक्ट को भी 6 components में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूनिट्स, सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज। यूनिट मीन्स होता है एक इंडिविजुअल, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक यूनिट हैं इस क्लास के, और यूनिट मीन इटसेल्फ कंप्लीट, यू नो, यूनिट मीन क्या होता है कि वो अपने आप में ही एक कंप्लीट है। आप स्टूडेंट हैं, आपका अपना कैरेक्टर है, आपकी अपना स्कूल का रिजल्ट है, आपका अपना बिहेवियर है, एवरीथिंग यू हैव योर ओन एज एन इंडिविजुअल। बट जब हम क्लास की बात करते हैं तो व्हाट इज क्लास? हम क्लास में आते हैं। क्लास मीन्स सेट ऑफ यूनिट, यानी आप क्लास में हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्लासरूम में हैं, हर स्टूडेंट एक यूनिट है, और जो सेट ऑफ यूनिट हुआ वो क्या हो गया? क्लास हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ आप कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं। आप क्या शेयर कर रहे हैं? आप सारे लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कॉमन एट्रीब्यूट है। आइदर ये वीडियो 11th 12th के बच्चे देखें, या BA MA के बच्चे देखें, या UGC नेट के बच्चे देखें, बट द कॉमन एट्रीब्यूट इज व्हाट? ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? रिलेशन, जो भी हम लोगों के पास अब यूनिट हो गया, क्लास हो गया, रिलेशन क्या होता है? उस चीज़ में कुछ, हर यूनिट में कुछ रिलेशन होना चाहिए, या अपोजिट हो, या एनालॉगल हो, या कुछ सीक्वेंस हो। जैसे हम बात करते हैं डे नाइट, कोल्ड हॉट, एनीथिंग, सो देयर इज सम रिलेशन, इजंट इट? अभी आपने यूनिट, क्लासेस, रिलेशन समझा है। अब सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल रिलेशन इंटररिलेटेड टू कंप्रेस स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे आपके यूनिट, क्लासेस में रिलेशन होगा तो एक सिस्टम बनेगा। अब आप क्लास में हैं, सपोज आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, और एक सेक्शन नहीं, आपके कई सारे सेक्शन हैं। सपोज करो 12th A है, 12th B है, 12th C है, ओके। सो ये इन सबों में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए, हर स्टूडेंट क्या हो गया? यूनिट, ठीक है। 12A क्या हो गया? एक क्लास हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और एट्रीब्यूट सेम है, चूँकि वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सिस्टम क्या हो गया? कि ये जो जितनी भी क्लासेस, सेक्शंस हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, isn't it? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाते हैं। समझ रहे हैं क्या बनाते हैं? व्हाट दे आर मेकिंग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, isn't it? What they are making साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो एक नेटवर्क का काम किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? यू वांट टू चेंज समथिंग, पर्सपेक्टिव, कन्वर्सन और म्यूटेशन टू नॉलेज। मीन्स इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग,
इन योर सिस्टम यू कैन ईजिली चेंज इट, आप चेंज कर सकते हैं। सो अभी तक आपने सब समझा है। इम्प्लीकेशन मीन्स होता है कि उसका रिजल्ट क्या है, आपने इतने सारे काम किए, इंफॉर्मेशन लिया, उसका ऑपरेशन किया, फिर उसका प्रोडक्ट निकला, सो दैट इज मीन्स कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, isn't it? बेसिकली ये अभी तक हम लोगों ने सब कुछ समझ चुके हैं। अब मेन चीज़ जो समझने की होती है कि पहले तो कहे थे कि 120 first when he started this theory, so he gave 120, then it goes to 150 and then 180. So what modification he did? So आप ये देखिएगा यहाँ विजुअल और ऑडिटरी पहले एक में होते थे, इसको हम बोलते थे फिगरल। ओके, सो अब इसको जब हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, प्रोडक्ट्स हमारा हमेशा 6 रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ मेमोरी जो है 2 में स्प्लिट नहीं किया गया है, मेमोरी यहाँ पे बस एक ही है। तो जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो इन्होंने इस मेमोरी को डिवाइड नहीं किया था रिकॉर्ड और रिटेंशन में। ओके, पहले इनिशियली ये क्या था, ये एक ही था, जैसे यहाँ पे आप मेमोरी देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में 4 है मेरा कंटेंट, प्रोडक्ट हमेशा 6 रहा है, और ये जो हमारा ये ऑपरेशन है वो हमारा 5 हुआ। तो अब जब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 30, 30 इंटू 4, सो हाउ मच यू विल गेट 120। ठीक है, तो इनिशियली ये 120 था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनिशियली ये 120 था, उसके बाद से इन्होंने इसको पहले फिगरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अभी भी इन्होंने मेमोरी को डिवाइड नहीं किया है, मेमोरी को उन्होंने लास्ट में किया। तो ये था, ये हो गया जब 150 हुआ तो उन्होंने फिगरल को 2 में डिवाइड किया, विजुअल और ऑडिटरी में। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या हुआ, ये कंटेंट के 5 कंपोनेंट्स हो गए, प्रोडक्ट के 6, और स्टिल ऑपरेशन के भी 5 ही कंपोनेंट्स हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 6, हाउ मच यू विल गेट, 30 इंटू 5, हाउ मच यू विल गेट, 150। तो जो सेकेंड स्टार्टिंग इन्होंने 120 से करी थी, देन व्हाट ही डिड, सेकेंड टाइम इन्होंने फिगरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसको विजुअल ऑडिटरी बनाया, जो 150 हुआ। नाउ जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें इन्होंने मेमोरी को क्या किया था, 2 पार्ट में एट लास्ट इन्होंने स्प्लिट किया, रिकॉर्डिंग में और रिटेंशन में। तो अब क्या हुआ, अभी के टाइम में हम क्या करते हैं कि मेमोरी भी content is also content is 5, product is 6, and operation is also 6. So now again we will see calculation of this. So now how much we got, 5 into 6 into 6. So आपको कितना मिला है, ये 30 हो गया, 6 into 5, 30 into 6. So how much you got, 180. Clear? So this is your components। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कितने components पढ़ रहे हैं, 180 components पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका गेलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ओके, तो इस ढंग से कैसे 120 से 150 और 150 से 180 हुआ, उसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। So let's do one question, because we have completed this theory. So one question is for you all. Which of the following is not the component of product defined by Guilford? कौन ऐसा component है जो product में नहीं है, जो product में नहीं है? Unit, class,
symbol relations. Yes, you are correct. It's symbol. Symbol फिर किस में है? Symbol किस में है? कंटेंट में है. करेक्ट, ये कंटेंट में है. तो ये था आपका गेलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए साइकोलॉजी में, आप मुझे लिख सकते हैं और मैं आपको अपनी तरफ से अच्छी वीडियो उस थ्योरी पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.